शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है देशवासियों को। उसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। तो दुनिया भर में जैन मतावलंबियों जो जैन धर्म को मानते हैं, इसके साथ साथ में भारत के बहुत सारे संत हुआ करते थे। कुछ संत ऐसे हुए जिन्होंने धर्म को लेकर के आगे बढ़ाया, धर्म की जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर किया। उनमें बहुत सारे संत परंपरा हमारे देश में चली आ रही है। तो भारत की संत परंपरा के वाहक सभी अवस्थानों को नरेंद्र मोदी के द्वारा नमन किया गया था। तो हम अभी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी के बारे में। तो सबसे हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्री विजय वल्लभ सूरी जी आखिर कौन थे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र इत्यादि प्रांतों में उन्होंने 67 वर्षों तक पैदल यात्राएं करी थी। इस दौरान उन्होंने आचार्य महावीर जैन विश्वविद्यालय सहित कई सारे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग जहाँ जहाँ भी जाएंगे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये इनकी पिक्चर है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की 150वीं मतलब 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर राजस्थान के पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया था, उद्घाटन किया था। आचार्य वल्लभ की 151 इंच ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा विजय वल्लभ साधना केंद्र जेठपुरा में स्थापित करी गई है। 151 इंच की प्रतिमा मूर्ति जमीन से 27 फीट इसकी हाइट है। इसका वजन है 1300 किलो। तो आचार्य वल्लभ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आचार्य जो विजय वल्लभ थे श्वेतांबर धारा के संत थे। इनका जन्म हुआ था 1870 में गुजरात के बड़ौदा में, लेकिन उन्होंने अपनी अधिकांश जो सेवा थी पंजाब को दी। मतलब पंजाब में इन्होंने ज़्यादा काम किया। वो खुद खादी पहनते थे और आज़ादी के समय हुए खादी स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए। देश के बंटवारे के समय उनका पाकिस्तान के गुजरावाला में चतुर्मास था, मगर वे सितंबर 1947 में पैदल ही भारत लौटकर आ गए। अपने साथ अपने जो चेले थे उनका भी पुनर्वास सुनिश्चित कर दिया। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के अपनी शिक्षा के साथ सक्रिय रहे। आज़ादी के बाद 1954 में उनकी मृत्यु बम्बई में हुई। उनके अंतिम दर्शन के लिए 2 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बताया जा रहा है कि कौन कौन से राज्यों, कौन कौन से प्रांतों की उन्होंने 67 वर्षों तक पैदल की यात्राएं करी। ठीक है, कुछ शैक्षणिक संस्थाओं का भी निर्माण कराया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भारत के समुद्री बीचों या फिर भारत के समुद्री तटों को लेकर के। देखिए, भारत के कुछ ऐसे समुद्री बीच हैं जो कि साफ़ सफाई के मामले में बहुत आगे हैं। तो सरकार क्या काम करती है, इनको प्रोत्साहन देती है। इनको प्रोत्साहन देगी, ये लोग आगे आएंगे, इनको इनाम मिलेगा, तो दूसरे जो समुद्री बीच हैं या फिर समुद्री तट हैं दूसरे राज्यों के, वो लोग भी आगे आएंगे और साफ़ सफाई के मामले में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए सरकार की तरफ से एक पहल शुरुआत की गई थी कि हमें ऐसे समुद्री बीच को बढ़ावा देना है जो साफ़ सफाई के मामले में आगे हैं, उनको प्रोत्साहित करना है। इसी के चलते चलते सरकार ने ब्लू बीच स्कीम चालू करी थी। तो जिस प्रकार से हमारे घरों में साफ़ सफाई के लिए, शहरों को साफ रखने के लिए भारत की तरफ से कई सारे मिशन चलाए गए थे, तो ठीक उसी प्रकार से भारत की तरफ से समुद्री बीच में भी साफ़ सफाई के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई थी। अभी हाल ही में देखा जाए तो लक्षद्वीप के लोगों को मेनिकाय, थुंडी समुद्र तट, कदमत समुद्र तट को ब्लू बीच की सूची में डाल दिया गया है। तो इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यहाँ के निवासियों को बधाई दी है। तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयों के उत्साह की उन्होंने सराहना भी करी है। तो आइए देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है,
ये जो ब्लू बीच होते हैं इंटरनेशनल तौर पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, इनको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनको इको लेबल प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज़ अकॉर्डेड बेस्ड ऑन, इसके लिए 33 क्राइटेरिया बनाए गए हैं कि 33 बिंदु हैं, इन बिंदु पर आपको काम करना है। यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं आपकी ये समुद्री बीच, तो आपको ये फ्लैग मिल जाएगा। ये जो ये क्राइटेरियाज होते हैं, इनको भी 4 भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। 4 मेजर हेड्स नेमली, उनके नाम रख दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, आपके समुद्री बीच में इन्वायरमेंटल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन किस लेवल पर है। बेथिंग वाटर क्वालिटी, जो जिस पानी पर लोग नहा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी, क्या आपने गंदा कर दिए हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हैं। कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विस इन द बीचेस, आपके बीच में कंजर्वेशन और सेफ्टी सर्विस किस प्रकार से प्रोवाइड करी जा रही है। तो जो ब्लू बीचेस होते हैं या फिर जिनको ब्लू फ्लैग बीचेस कहा जा रहा है, आर कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे साफ सुथरे बीच में इनको रखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं यदि किसी राज्य को ये दर्जा मिल गया है तो उसके देश में कितने सारे पर्यटक आएंगे। भारत के लोग तो जाएंगे ही, आसपास के लोग तो जाएंगे ही, इसके साथ साथ में इंटरनेशनली भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, तो वहाँ के टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। It is an ecotourism model endeavoring to provide the tourist beachgoers clean and hygiene bathing water facilities, a safe and healthy environment, sustainable development of the area। यदि आप घूमने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको बढ़िया साफ पानी मिलेगा, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ मिलेगी, सेफ और हेल्दी वातावरण मिलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस एरिया का आपको मिलने वाला है। इसको कौन प्रोवाइड करता है, तो इसको प्रोवाइड किया जाता है द इंटरनेशनल ज्यूरी। इंटरनेशनल एक ज्यूरी बनाई गई है, इसमें शामिल होते हैं UNEP के लोग, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लोग, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लोग, डेनमार्क बेस्ड एक NGO है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE, ये भी बैठता है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इतने सारे लोग मिलकर के यहाँ पर बैठते हैं। कौन कौन से हैं, UNEP, UNWTO, NGO कहाँ का, डेनमार्क बेस पे है ये, FEE, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब UNEP, UNWTO एक NGO, और सबसे लास्ट में है IUCN भी इसमें बैठता है। तो on the lines of blue flag certificates, India has also launched its own eco label। इंटरनेशनल लेवल पर तो ये होता ही है, लेकिन भारत ने अपना खुद का लेवल भी बना लिया है, जिसका नाम रखा गया है BEAMS, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस। एस्थेटिक मतलब सौंदर्य शास्त्र को बोला जाता है। इसके साथ साथ में जो 8 और भी बीचेस हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है, वो कौन कौन से हैं, शिवराजपुर गुजरात में, घोगला दमन और दीव में पड़ता है, कसारकोड कर्नाटका में, इसके अलावा पदुबिद्री है कर्नाटका में, कप्पड़ है केरला में, रसीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा, राधानगर बीच कहाँ पर पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार। ये पूरे मैप के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। शिवराजपुर कहाँ पर पड़ता है, द्वारका में, घोगला बीच दीव में पड़ता है, इसके अलावा पदुबिद्री, कसारकोड बीच, कप्पड़ बीच, कोवलम बीच, ईडन बीच पुदुचेरी, राधानगर बीच, रुषिकोंडा बीच, गोल्डन बीच। तो देखा जाए तो कितने हो गए, 3 2 5 4 9, अभी तो टोटल 10 हो गए हैं, 8 + 2 अभी नए हैं तो 10 हो गए टोटल। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं PIB की एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका उद्देश्य है एशिया में सोशल और इकोनॉमिक परिणामों को बेहतर बनाना, समाज आगे बढ़ सके एशिया महाद्वीप का, इसके अलावा आर्थिक प्रगति कर सके, इसका मेन उद्देश्य है।
इसका उद्देश्य है लोग, सर्विस और मार्केट को आपस में जोड़ना, जो समय के साथ बहुत सारे लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। परमानेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ में अन्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं, यहाँ पर निवेश करके बेहतर फ्यूचर का निर्माण करना है। इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट 25 दिसंबर 2015 से ये लागू है, एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से करी गई थी। समझौते के जो पक्षकार थे, मतलब 57 संस्थापक सदस्य के लिए बैंक की सदस्यता अनिवार्य है। इसका मुख्यालय बनाया गया है बीजिंग में और जनवरी 2016 से ये काम करना चालू कर दिया था। अब हम AIIB जो बैंक है, उसके बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, अंग है जिसको बोला जाता है हिंदी में, उनके बारे में देखने वाले। जैसे कि पहला जो अंग है इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक देश के द्वारा नियुक्त एक गवर्नर, जैसे भारत एक गवर्नर भेजेगा, इसके साथ साथ में एक उसके सहायक के रूप में वैकल्पिक गवर्नर भी होता है। गवर्नर और वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त सदस्यों के प्रति सद्भावपूर्ण व्यवहार रखते हैं। AIIB की सभी पावर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रहती है। अब फिर होता है निदेशक मंडल। परिचालन लागत को कम करने के लिए निदेशक मंडल एक गैर आवासीय नॉन रेजिडेंट बोर्ड होता है। ये बैंक के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा सौंपी गई उन सभी शक्ति का यूज करता है जिनमें शामिल है। फिर आ जाता है वरिष्ठ प्रबंधन। AIIB कर्मचारियों का लीडरशिप प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इन्हें AIIB शेयर धारकों द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है। एक बार इनको पुनः और आप निर्वाचित कर सकते हैं। इसके अलावा एक सलाहकार का पैनल भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल। तो बैंक की क्या रणनीति रहेगी, कौन कौन सी नीतियां रहेगी, इसके साथ साथ में सामान्य परिचालन वाले जो मुद्दे हैं, इन पर अध्यक्ष और वरिष्ठ प्रबंधन का समर्थन करने के लिए बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल IAP की स्थापना करी है। AIIB की कौन कौन सी उपलब्धि अभी तक रही हैं, तो वो है पहला, विश्वव्यापी सदस्यता में तीव्रता से वृद्धि हो रही, मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसके साथ में जुड़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा 3 प्रमुख रेटिंग संस्थानों द्वारा सौंपी गई उच्चतम क्रेडिट रेटिंग। इसके अलावा इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी बढ़िया है। संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट पर्यवेक्षक का दर्जा इसको मिला हुआ है। दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने वाला शासन मॉडल है यहाँ पर। अंतिम रूप दी गई या फिर विकसित नीतियाँ यहाँ की प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत भी इसमें बहुत बड़ा शेयर धारक बन गया है, बहुत पैसा ये इससे उधार लिया है। इसके साथ साथ में यदि देखा जाए तो AIIB ने भारत में 6.7 बिलियन की अमेरिकी डॉलर की 28 परियोजनाओं को पैसा दिया है। तो चीन इसका सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा इसका शेयर धारक माना जाता है। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बात बताई जाती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने अटेंड किया है 7वें नंबर की जो एनुअल मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। किसकी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक थ्रू ए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट किया है निर्मला सीतारमण ने, और ये 7वें नंबर की वार्षिक मीटिंग थी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में जो कि भूकंप से हमारी बिल्डिंगों को क्षतिग्रस्त होने, टूट फूट होने से बचा सकती है। तो एक नई टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर करी जाती है, रेट्रोफिटिंग नॉन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स। ऐसे घर जो कि अर्थक्वेक का रेजिस्टेंस नहीं कर सकते हैं, उसकी रेट्रोफिटिंग, मरम्मत के लिए एक नई टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक लोग लेकर के आए हैं। इससे प्रिवेंट किया जा सकता है मेजर डैमेज को ओल्ड सेटलमेंट वाले एरिया में। तो रिसर्चरों ने एक सॉल्यूशन को फाउंड किया है ताकि रेट्रोफिटिंग किया जा सके ओल्ड नॉन
अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो कि पुरानी है और उसमें भूकंप के हिसाब से उनको तैयार नहीं किया गया है। ठीक है, तो उनके लिए एक टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक लोग लेकर के आए हैं जो प्रिवेंट कर सकती है बड़े बड़े डैमेज को टू सच बिल्डिंग फ्रॉम अर्थक्वेक्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। मतलब कि उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उसके साथ में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया है सेमी कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब बंद, अनरेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी। क्या नाम रखा गया है? SCURBM। अनरेनफोर्स्ड मतलब होता है अप्रतिबंधित। ऐतिहासिक रूप से बताया जाता है कि ज़्यादातर जो बिल्डिंग होती हैं ना, टेक्निकली जिसको हम कहते हैं URM, यूनी अनरेनफोर्स्ड मैसनरी, इनका निर्माण नहीं किया जाता है मॉडर्न बिल्डिंग कोड का इस्तेमाल करते हुए। आधुनिक तरीके से भूकंप से बचाने के हिसाब से आज के टाइम में कोई भी घर नहीं बनाता है। Thus, they are much more likely to experience damage or collapse during the earthquake। इसी के चलते चलते भूकंप आता है तो ये बिल्डिंगें ढह जाती हैं। URM building have traditionally been widely adopted worldwide due to inexpensive। लोग घर ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये ज़्यादा महंगी नहीं है। एंड लोकली अवेलेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आप घर के आसपास में जो भी सस्ती चीज़ मिल जाती है उसका ही यूज़ करके अपनी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से यदि हम बात करें जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लोकेटेड इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन, ऐसी डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश जो कि ऐसे एरिया में है जहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते रहता है, तो जो अनरेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी है URBM हैज़ बीन ए कॉमन प्रैक्टिस इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। मटेरियल किससे बनाया जा रहा है ज़्यादातर? अर्थ अनरेनफोर्स्ड ब्रिक मेसनरी URBM कॉमन प्रैक्टिस हो गई है, चाहे वो अर्बन हो, कम अर्बन हो, रूरल हो, सबसे ज़्यादा इसका ही यूज़ किया जाता है। कंसिडरिंग दैट मेजर पार्ट ऑफ इंडिया आर अंडर सीज्मिक जोन थर्ड, ज़्यादातर जो इंडिया का एरिया है वो अंडर सीज्मिक जोन थर्ड के अंतर्गत आता है, या फिर अबव द मोस्ट ऑफ URBM बिल्डिंग आर ओल्ड एंड स्ट्रक्चरली डिफिशियंट। ज़्यादातर जो बिल्डिंगें हैं पुरानी हो गई हैं और स्ट्रक्चरली तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल नगण्य होते जा रही हैं, इनकी स्ट्रेंथनिंग भी कमज़ोर हो गई है। अब हम नई तकनीक की बात कर लेते हैं, तो रिसर्चरों का कहना है, ये रिसर्चर थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के, इन्होंने एक्सप्लोर किया है, ठीक है, रेट्रोफिटिंग ओल्ड बिल्डिंग्स का, किसके साथ में? SCURBM टेक्नोलॉजी के साथ में। और उनका कहना है ये जो SCURBM टेक्नोलॉजी है ये सॉल्व कर सकती प्रॉब्लम को। उन्होंने ये पाया है कि ये जो SCURBM होता है सिग्निफिकेंटली इन्हेंस कर देता है एनर्जी के डिसिपेशन कैपेसिटी को। मतलब कि एनर्जी का जो अपव्यय हो रहा है उसको रोका जा सकता है यदि हम बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और मटेरियल का यूज़ करते हैं तो। इसके साथ साथ में डक्टिलिटी ऑफ द रेट्रोफिटेड बिल्डिंग विदाउट कंप्रोमाइजिंग इट्स स्ट्रेंथ, आपकी बिल्डिंग में डक्टिलिटी भी आ जाती, इसी के चलते चलते आपकी बिल्डिंग क्या है, ढहती नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं ये जो बिल्डिंगें होने वाली हैं हमें ये रिजल्ट देती हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू URBM बिल्डिंग। URM बिल्डिंग और SCURBM बिल्डिंग की यदि आप तुलना करोगे तो बहुत अंतर आ जाता है। तो ये जो आइडिया था इस टेक्नोलॉजी का इमर्ज होके आया था फ्रॉम कन्फाइंड मैसनरी। कन्फाइंड मैसनरी मतलब होता है बंद, कन्फाइंड का यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है बंद। इसके अलावा भी हम और भी अर्थ इसके देख लेते हैं। बहुत ही जो महीन होता है वेरी स्मॉल उसको कहा जाता है कन्फाइंड। तो जो महीन मेसनरी होता है, ईंट होते हैं, रेत होते हैं, हमारे मेसनरी के अंतर्गत आते हैं। An earthquake resistance construction system where the
मैसनरी वॉल्स आर बिल्ट फर्स्ट, सबसे पहले क्या बनाया जाता है, दीवार बनाते हैं हम। एंड द कॉन्क्रीट कॉलम एंड बीम आर पोर्ड इन आफ्टरवर्ड टू इनक्लोज द वॉल। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या काम कर दिए हैं, सबसे पहले तो आपने क्या करें, कॉलम खड़े करे, बीम बनाए, इसके बाद इनमें आप क्या करते गए, मटेरियल को भरते गए और फिर आपने वॉल को तैयार कर लिया। SCURBM टेक्नोलॉजी हैज़ ए सिमिलर कॉन्सेप्ट बट डज नॉट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड एट कंस्ट्रक्शन स्टेज। बताया जा रहा है ये बिल्कुल एक सी ही विधि मानी जाती, तो एक समान ही अवधारणा है, लेकिन निर्माण के शुरुआती दौर पर इसे लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें दीवार की जो थोड़ी सी मोटाई होती है उसके माध्यम से प्रबलित कंक्रीट RC बैंड को साथ में जोड़ना शामिल है और इसे पुराने भवनों में फिर से हम क्या कर देते हैं, संयोजित या फिर रेट्रोफिट कर देते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुल्ला पेरियार डैम से संबंधित। बताया जाता है इसका जो इतिहास है 126 साल पुराना है और हमेशा से ही ये विवाद में रहता है। दिक्कत वाली बात ऐसी है कि ये स्थित है केरला में, लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, इसको करता है तमिलनाडु, इसलिए हमेशा इसमें विवाद बना रहता है। तो मुल्ला पेरियार डैम बनाया गया है रिवर पेरियार में और इसकी सहायक नदी में। तो द मुल्लायार इन द स्टेट ऑफ केरला, पेरियार रिवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरी रिवर है मुल्लायार, स्टेट केरला में पड़ती है। इसीलिए आप ये देखोगे अमलगेशन हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिश्रण हो जाता है मुल्ला और पेरियार, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिए, मुल्ला पेरियार डैम रख दिए। इट इज़ लोकेटेड 881 मीटर, इसकी हाइट आप देखोगे तो ये बना है 881 मीटर की ऊंचाई पर सी लेवल से। यदि आप देखोगे पहाड़ियाँ पड़ती हैं कार्डामोम हिल्स वेस्टर्न घाट की, एरिया है थेक्काडी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसका निर्माण किया गया था 1887 और 1895 के बीच में बाय जॉन पेनिक्विक, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम डाइवर्ट करेंगे इस वाटर को ईस्ट वार्ड की तरफ, पूरब की तरफ, ताकि हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें किसानों को इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब आज का तमिलनाडु में हमें पानी पहुंचाना है। इसके बाद ये जो अंग्रेज था उसने प्लानिंग किया रिवर इंटरलिंकिंग टू ब्रिंग बैरन एंड रेन स्टार्ट एरियाज अंडर कल्टीवेशन। उनने क्या काम करे, नदियों को आपस में जोड़ दिया ताकि इनके पानी को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकें और जो बंजर भूमि है जहाँ पर पानी की कम किल्लत है वहाँ पर इस पानी को ले जाया जा सके। द रोड फ्रॉम कम्बन टू कुमली, एक रास्ता है कम्बन से लेकर कुमली, आजकल ये पार्ट हुआ करती है कोल्लम थेनी नेशनल हाईवे का। इसका निर्माण किया गया था फॉर बुलॉक कार्ट्स, ठीक है, जो बैल रहती हैं उनकी गाड़ियों के लिए, टू मूव इक्विपमेंट टू द डैम साइट। उस टाइम में माल की ढुलाई के लिए कोई ज़्यादा साधन तो हुआ नहीं करते थे, इसलिए बैलगाड़ियों के लिए उन्होंने रास्ते का निर्माण किया था कम्बन टू कुमली, मतलब कोल्लम थेनी नेशनल हाईवे का। द फर्स्ट रोपवे वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड देयर विच वाज लेटर शिफ्टेड टू मन्नार। उसी टाइम में एक रोपवे का निर्माण किया गया था जिसको बाद में शिफ्ट कर दिया गया था मन्नार में। फिर एक में एग्रीमेंट होता है पांड्या राजाओं के बीच में, जो कि मदुरई में राजा शासन करते थे, और ईस्ट वाइल्ड ट्रावनकोर किंगडम के बीच में। दोनों ने साइन किया था एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विच इज़ नाउ ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, जो आज के टाइम में क्या है, विवाद का एक विषय बना हुआ है। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी वो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत आती थी। उसने क्या काम करी, इस पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करी। डाइवर्टिंग द पेरियार एज द किंगडम ऑफ मदुरई वाज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि मदुरई का जो किंगडम था वो पानी के लिए किल्लत से जूझ रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या काम करा कि हम पानी को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। दिस वाज एन इन एडिशन टू लॉस सफर्ड बाय द फार्म सेक्टर।
इसके बाद बताया जाता है कि जो कोचीन के रूलर हुआ करते थे वो इस बात को लेकर के काफ़ी विरोध कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन्हें भी किसी न किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़े। उन्होंने इसका विरोध किया, इस वाटर डाइवर्जन स्कीम का, as it was feared that dam would affect water flow and movement of goods and people through the Periyar to Arabian Sea। उनका कहना था हम इस नदी का इस्तेमाल कर रहे हैं इधर से उधर जाने के लिए, तो जो वाटर का फ्लो है वो प्रभावित होगा और हमारा जो आवाजाही है, माल की आवाजाही है, वो भी प्रभावित होने वाली है। फिर 29 अक्टूबर 1886 को क्या है, एक लीज दिया गया। कब? 1886 को लीज सिस्टम निकाला गया 999 साल के लिए। was made between the Maharaja of Travancore and British Secretary of State for India for Periyar irrigation work। एक काम करते हैं, हम लीज पे दे देते हैं 999 साल के लिए, ऐसा ब्रिटिश गवर्नर ने, ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया था। तो ये जो लीज इंडीचर था, इसको ग्रांटेड किया गया था पूरा राइट, पूरी पावर, लिबर्टी, किसको? तमिलनाडु को। न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड जो पैनल बनाया गया था वो रेडी हो गया है इमरजेंसी एक्शन प्लान के लिए। 6 मेंबर वाला टेक्निकल कमेटी है, ठीक है, जिसका निर्माण किया गया था केरल की गवर्नमेंट के लिए। ऐसी आशा की जा रही है कि सबमिट करने वाला है अपने प्लान को विद इन 3 मंथ। द EAP इज़ फॉर द डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द डैम इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। ये उसका पिक्चर बताया गया है। एक छोटी सी न्यूज़ आई है केदारनाथ के मंदिर को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे केदारनाथ टेम्पल का जो सैंक्टम है, ठीक है, केदारनाथ टेम्पल का जो पवित्र स्थान है वो, उसमें गोल्ड की प्लेटिंग कर दी गई है। अंदर तरफ आप देख रहे हैं इस प्रकार से गोल्ड की प्लेटिंग की गई। तो गोल्ड प्लेटिंग का जो काम है केदारनाथ टेम्पल का वो कंप्लीट हो गया है वेडनेसडे के दिन। A day before the portals of temple are set to close for the winter। बताया जा रहा है अभी ठंडी के टाइम में हो सकता है ये मंदिर बंद हो जाए। अकॉर्डिंग टू द टेम्पल कमिटीज 560 गोल्ड सीट वर यूज टू कवर द वॉल्स। कितनी सीटें लगाई गई हैं? 560 गोल्ड की सीट लगाई गई हैं दीवार को ढकने के लिए। एंड सीलिंग ऑफ टेम्पल सेंक्ट्रम एंड वाज फंडेड बाय द लकी फैमिली फ्रॉम महाराष्ट्र। अब आप सोचिए लोगों के पास कितना पैसा है मंदिर में लगाने के लिए और गरीबों को देने के लिए कुछ नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, इनसे कोई लेना देना नहीं, बस मंदिर में पैसा लगाना है, हो गया। तो महाराष्ट्र की जो लकी फैमिली है उन्होंने इसका दान किया था। अजयेंद्र अजय, प्रेसिडेंट ऑफ द टेम्पल, टोल्ड द हिंदू दैट 19 आर्टिजन्स कंप्लीटेड द टास्क। इसके लिए 19 आर्टिजन लोग लगे हुए थे, कामगार लगे हुए थे, 3 दिन में कंप्लीट कर दिए। 6 मेंबर टीम फ्रॉम द IIT रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट गाइडेड द प्रोसेस। इसके लिए वैज्ञानिक लोग तक शामिल रहे थे IIT रुड़की के। तो जस्ट फॉर नॉलेज है ये।